नमस्कार सभी को, मैं रवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उससे रिलेटेड जो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस था वो मैंने आपको करा दिया था। आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन को हिंदी में आप कहते हैं घूर्णन त्रिज्या। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखें रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसे हिंदी में कहा जाता है घूर्णन त्रिज्या। आपने पढ़ा होगा इसे 11th क्लास में भी, और नहीं भी पढ़ा है तो आप देखें, बहुत आसान सी एक डेफिनेशन है। घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, त्रिज्या यानी रेडियस, और ठीक है रेडियस ऑफ गायरेशन घूर्णन त्रिज्या। तो ध्यान देना, इसे स्मॉल के से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल के से, और इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो वहाँ से ही इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है। तो स्मॉल के बराबर होता है √I/m। ठीक है, स्मॉल के क्या होता है? √I/m। इसी फॉर्मूले के बेस पर आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। √I क्या है? जो √I है वो आप जानते हैं, इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था। और m क्या है? ये मास है यानी द्रव्यमान। तो देखो, जड़त्व आघूर्ण तथा द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल को घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? देखो देखेंगे, ध्यान दो, दोनों का रेशो है यानी अनुपात, और रेशो का भी क्या है? स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। तो कहेंगे द स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो स्क्वायर रूट वर्गमूल किसका है? रेशो का, इन दोनों के रेशो का। तो द स्क्वायर रूट ऑफ रेशो, ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ रेशो, रेशो यानी अनुपात, और रेशो किसका है? रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। तो रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और दूसरा क्या है? एंड, बोलो, दूसरा है मास। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी और मास भी किसका है? पार्टिकल का है, ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है, किसी कण का है। क्लियर होगा आपको यहाँ तक? तो कहने का अर्थ है द स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट किसका है? रेशो का, अनुपात का। और रेशो यानी अनुपात किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, और मास का है, जो दोनों किसके हैं? किसी पार्टिकल के हैं। तो इसे ही आप क्या कहेंगे? इज नोन एज, लिख देना, इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। इसे आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल के। इसे आप स्मॉल के से डिनोट करते हैं। फिर आपको बताना पड़ेगा फॉर्मूला लिखने से पहले कि कैपिटल आई क्या है, स्मॉल एम क्या है। तो नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे, इफ कैपिटल आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्मॉल एम बी द मास ऑफ एनी पार्टिकल, देन रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट लाइन में आप फॉर्मूला लिखेंगे और उसे बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन तो मैंने बता दी, आपको फॉर्मूला बताया। आइए इसकी यूनिट की ओर बात कर लेते हैं। यूनिट यानी मात्रक, ठीक है। देखो अंडर है, आई की यूनिट क्या होती है? मैंने आपको कल पढ़ाया है, आई का फॉर्मूला है mr²। तो आई की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। अपोन में m है मास की यूनिट होती है किलोग्राम, द्रव्यमान की। तो मीटर स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो मीटर आ जाएगा, है ना। तो इसकी यूनिट जो है वो क्या होती है? मीटर। और इसमें निकालने की आवश्यकता भी नहीं है भाई, रेडियस है तो रेडियस यानी त्रिज्या, और रेडियस यानी त्रिज्या ये क्या होती है? डिस्टेंस होती है, दूरी होती है। तो इसकी तो यूनिट मीटर होगी ही होगी, है ना। यदि आप ना भी निकालें तो इसी प्रकार, है ना, आप बाई फॉर्मूला भी यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट देखो, अब ये रेडियस है, डिस्टेंस है, इसका मीन्स, तो यानी इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। बाकी बाई फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो तो भी यही आएगी, ठीक है। तो ये थी रेडियस ऑफ गायरेशन। और देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पढ़ लेते हैं साथ में ही। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, जिस प्रकार आपने कल पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है,
आइए नेक्स्ट हेडिंग लिखें। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा? फिजिकल सिग्निफिकेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस को आप हिंदी में भौतिक महत्ता कहते हैं या भौतिक सार्थकता कहते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी इसका सिग्निफिकेंस का मीन्स क्या होता है? इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका बताना है आज? कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बताया, आज बताएंगे रेडियस ऑफ गायरेशन का कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी इसका लाभ क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन त्रिज्या का महत्व क्या है। ठीक है, हेडिंग समझ में आई आपको? देखो इसका महत्व सिर्फ इतना सा है कि जैसे आपको किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है किसी भी शेप की, रिजिड बॉडी है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। अब देखो ये बॉडी जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो यानी इसका जो प्रत्येक पार्टिकल है सबका मास जोड़ दोगे तो टोटल बॉडी का मास आएगा कैपिटल M। ठीक है, तो देखो इसलिए ऐसा माना जाता है। अब मैंने आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था, सेंटर ऑफ मास है ना, जिसे आप द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो मैंने बताया था किसी बॉडी का मास एक पॉइंट पर सेंटर्ड होता है, केंद्रित होता है, टोटल मास है ना, जिस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो देखो आप यदि निकालना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फॉर्मूला आप जानते हो, इसके लिए क्या आ जाएगा? mr² हो जाएगा। ठीक है, आपने कल फॉर्मूला पढ़ाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये होता है स्मॉल m था, कोई पार्टिकल था उसका मास, लेकिन यहाँ पे पूरी बॉडी है तो मास पूरी बॉडी का कैपिटल M लिया। लेकिन तो आप डिस्टेंस स्मॉल r नहीं ले सकते, क्योंकि स्मॉल r जो है हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग है। समझ रहे हो? तो हर एक पार्टिकल के लिए क्या है? डिस्टेंस अलग अलग है। भाई इस पार्टिकल की मान लो, देखो यहाँ से ओरिजिन से नाप रहे हैं आप, तो इस पार्टिकल की अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, सबके डिस्टेंस r1 r2 r3 इस प्रकार करके अलग अलग हैं। तो आप इस तरीके से नहीं ले सकते। तो आपको अब क्या चाहिए? वो डिस्टेंस चाहिए। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का निकालना है तो डिस्टेंस तो लेनी पड़ेगी। एक पार्टिकल का निकालना था तो उसका मास ले दिया था और उसकी रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस ले दी थी। कल तो ये डायग्राम बनाया तो था। ठीक है, तो वहाँ पे एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकल गया था। अब निकालने में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जड़त्व आघूर्ण को क्या समस्या आ रही है? अब प्रॉब्लम यह है कि सारे डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, तो कोई एक ऐसे डिस्टेंस लेनी पड़ेगी जो सबका एवरेज हो एक तरीके से, है ना। तो वो डिस्टेंस कौन सी है? रेडियस ऑफ गायरेशन, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। तो आप r की जगह यहाँ पर k ले देते हैं तो i बराबर क्या हो जाता है? mk²। और आप देखो मैंने आपको पढ़ाया तो है, स्मॉल k बराबर क्या था? √i/m। तो देखो आप दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो k² बराबर i/m। तो देखो यहाँ से यही ना आ जाएगा, i बराबर mk²। ठीक है, m जो है पूरी बॉडी का ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्या आएगा? i बराबर mk²। इसका मतलब है ये तो डेफिनेशन बनाने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको, जो वास्तव में यहाँ से ही बन के आया है। ठीक है, तो इससे ये बना या इससे ये बना, कैसे मान लो, है ना। तो ये डेफिनेशन में मैंने यूज़ किया था। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो i कितना आएगा? mk²। इसका मतलब है डिस्टेंस की जगह रेडियस ऑफ गायरेशन का आप यूज कर सकते हो, है ना, घूर्णन त्रिज्या का यूज कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, क्योंकि डिस्टेंसेस सबकी क्या है? अलग अलग है प्रत्येक पार्टिकल की। इसलिए एक एवरेज डिस्टेंस ले ली जाती है जिसे आप रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? इसका मतलब इसकी भौतिक महत्ता क्या है या भौतिक सार्थकता या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आपको निकालना है तो आप डिस्टेंस के प्लेस पर क्या ले सकते हो? ले सकते हो रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन ले सकते हो। तो सबकी, इसका मतलब एक तरीके से सबका एवरेज। तो मान लो ये यहाँ पे है, ये है स्मॉल k मान लो, तो है ना, इस पॉइंट पर आप मान लेंगे कि इस पूरे बॉडी का क्या है? टोटल मास है, और ये डिस्टेंस आप ले लेंगे स्मॉल k, है ना, मैंने लिखी थी। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा इस बॉडी का। ठीक है, तो इसके, है ना, जो लैंग्वेज है मैं लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हेडिंग लिखें आप। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मोमेंट। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने के बाद, रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ने के बाद
अब हेडिंग लिखें आप काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऐसी पार्टिकल की, ऐसी बॉडी की जो रोटेशनल मोशन कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी यानी ऐसी बॉडी जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। हिंदी में कहेंगे घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड के लिए गतिज ऊर्जा। और देखो रोटेटिंग बॉडी के लिए है काइनेटिक एनर्जी, इसलिए इस एनर्जी को आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी हिंदी में कहेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा। क्लियर है? तो देखो कहने का मेरा अर्थ ये है कि दोनों हेडिंग में से कोई सी भी आ सकती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी यानी घूर्णन गति करते हुए किसी वस्तु या किसी पिंड के लिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक आपको निकालना है। तो आइए देख लेते हैं। कोई एक रिजिड बॉडी है, क्योंकि यूनिट का नाम क्या है, सिस्टम ऑफ, वो क्या है, डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। आप रिजिड बॉडी के लिए पढ़ रहे हैं, जो आप सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, रिजिड बॉडी के लिए। तो कोई एक रिजिड बॉडी बना लो किसी भी शेप की, ठीक है जी। तो ये मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन। तो ये रोटेशनल एक्सिस है, इसे आप क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन या रोटेशनल एक्सिस। मैंने बताया था हिंदी में कहेंगे घूर्णन अक्ष, ठीक है, रोटेशनल एक्सिस कहते हैं। ये से हिंदी में क्या कहेंगे, घूर्णन अक्ष, ठीक है। तो घूर्णन अक्ष के चारों ओर ये बॉडी घूम रही है ना, रोटेशनल एक्सिस है, इसके चारों तरफ ऐसे है ना, ऐसे घूम रही है ये बॉडी, ठीक है। तो देखो ये बॉडी जो है, इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे कण हैं, क्योंकि बहुत सारे कणों से पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो मान लो पहला पार्टिकल जो है इसका, उसका मास m1 है, और उसकी रोटेशनल एक्सिस से, रोटेशनल एक्सिस की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, r1। इसी प्रकार दूसरे पार्टिकल के लिए m2, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r2। तीसरे पार्टिकल के लिए इसी प्रकार m3 के लिए क्या हो जाएगा, r3। बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है ना वो बॉडी, एक कण से, एक पार्टिकल से तो मिलकर बनी नहीं है। इसी प्रकार मान लो n पार्टिकल्स हैं, तो लास्ट के nवें पार्टिकल का जो मास है वो कितना है, mn, और उसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, rn हो जाएगी, ठीक है। और ये बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है इस तरीके से, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, वो कितना है, ओमेगा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो देखो इसकी लैंग्वेज आप लिख लेना, लैंग्वेज क्या हो जाएगी, लेट अस कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास, ना ऐसा लिखना पहले, लेट अस कंसिडर ए बॉडी इज रोटेटिंग, यानी घूर्णन गति कर रही है। लेट अस कंसिडर ए बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, कोई वस्तु या कोई पिंड कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। फिर इसके बाद कहेंगे लेट m1 m2 m3 डैश डैश mn बी द पार्टिकल्स, वो बी द मासेस ऑफ देयर पार्टिकल या ऑफ इट्स पार्टिकल्स। इसके कणों के जो द्रव्यमान है वो क्रमशः है m1 m2 m3 n, है ना, डैश डैश mn है। क्लियर है, बात समझ में आई। लेट r1 r2 r3 डैश डैश rn बी द डिस्टेंसेस ऑफ दीज पार्टिकल्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टिवली का अर्थ होता है क्रमशः। तो m1 m2 है ना, इन सब की r1 r2 की बात कर ली, ओमेगा की बात कर ली, तो ठीक है। इसके बाद हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। आइए इसका डेरिवेशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक बेसिक फॉर्मूला आप जानते हो, उसी का यूज करेंगे। k इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv²। तो देखो देन काइनेटिक एनर्जी k बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। m तो मास है, ठीक है, और v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर रोटेशनल मोशन हो रही है, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर r ओमेगा। तो k बराबर हाफ, v की प्लेस पर आप रखो r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो k इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ m r² ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो है हाफ m r² और इसे ऐसे कर लो चाहे ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि बताऊंगा कारण ऐसे क्यों किया, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है। यही जो फॉर्मूला है आप देखो, पहले एक पार्टिकल के लिए लगाओ, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, इसी प्रकार करते करते mn के लिए,
ठीक है। और फिर सारे पार्टिकल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी जो आएगी उसे ऐड कर देना, तो पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो देखो यही फॉर्मूला अप्लाई करो फॉर फर्स्ट पार्टिकल। ये फॉर्मूला ये डेरिवेशन आपको 11th क्लास में भी था। तो फॉर फर्स्ट पार्टिकल यानी पहले कण के लिए, तो पहले पार्टिकल की बात करें K1 आ जाएगा, हाफ m1 हो जाएगा, है ना। और पहले पार्टिकल की R1 हो जाएगा। और ये ω1 थोड़ी ना होगा भाई, पूरी बॉडी देखो, जैसे एक बस चल रही है, तो बस यदि जितनी स्पीड से चल रही है, मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बस चल रही है, तो बस में बैठा प्रत्येक यात्री भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जब ये बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मोशन, रोटेशनल मोशन कर रही है, तो जिन पार्टिकल्स से मिलकर ये बॉडी बनी है, तो वे सभी पार्टिकल्स भी इसके अंदर ही है ना, तो वे भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ही घूमेंगे। तो इसलिए ω1 ω2 नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे पार्टिकल के लिए बताओ, फॉर सेकंड पार्टिकल, है ना। तो सेकंड पार्टिकल के लिए K2 हो जाएगा, K2 बराबर हाफ m1, हाँ 2 आ जाएगा, तो m2 R2 स्क्वायर और इंटू में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसी प्रकार आप K1 K2 अब किसके लिए कर देंगे, देखो तीसरे के लिए कर दो, है ना। तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसी प्रकार एडजस्ट कर दो, है ना। अब कहाँ तक करना है, लास्ट वाले के लिए कर दो। फॉर nth पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, जो nवां कण है उसके लिए बात कर रहे हैं। फॉर nth पार्टिकल यानी nवें कण के लिए, तो देखो क्या आ जाएगा, Kn बराबर आ जाएगा हाफ mn Rn स्क्वायर, हाफ mn Rn स्क्वायर। क्लियर है भाई। 1 के लिए बात करी, ठीक है, तो 1 1 आया, 2 के लिए बात करी 2 2 आया, और इंटू में क्या बचेगा, n के लिए बात करें तो n आया, और इंटू में क्या है, ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये बॉडी जो है इन पार्टिकल्स से तो मिलकर बनी है, तो इन पार्टिकल्स के लिए आपने सब के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। अब इन पार्टिकल्स के लिए सब के लिए जो काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली है, उन सबको ऐड कर दो, जोड़ दो, तो पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और ये तो है ना, आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि आपने डेरिवेशन 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो लिखो देन टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो देन टोटल काइनेटिक एनर्जी, है ना, और सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट करो, मैं थोड़ा रफ करता हूँ यहाँ तक का। तो मैंने आपसे कहा है कि साथ साथ नोट करते चला करो, है ना, तभी बहुत अच्छे समझ में आता है, आपकी सीरियसनेस भी बनी रहती है। तो देखो अब क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो देन देखो, देन टोटल काइनेटिक एनर्जी कह दो, या आप कह दो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कह दो, या काइनेटिक एनर्जी, देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी इन सभी पार्टिकल्स की वो किसके बराबर होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे भी कह सकते हो ऑफ बॉडी, ठीक है जी। तो देखो K इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K1 सबकी काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाएगी, प्लस K2 प्लस K3, है ना, और प्लस अप टू Kn। तो देखो K बराबर, K1 का मान रखो क्या था, हाफ m1 R1 स्क्वायर। देखो मुझे तो याद है, लेकिन आप यदि नोट नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगी कि पता नहीं क्या था, इसलिए नोट क्या करो, है ना। तो देखो K1 का मान रखा, K2 का मान रखो वैल्यू, m2 R2 स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, और प्लस कहाँ तक है ये, हाफ mn Rn स्क्वायर, और इंटू में ओमेगा स्क्वायर। देखो हाफ कॉमन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, साथ में क्या बचा, m1 R1 स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर, है ना, प्लस m2 R2 स्क्वायर, और प्लस अप टू कहाँ तक, mn Rn स्क्वायर। और आपको एक बात बताया, इसे आपने कल डेरिवेशन में लिखा था, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या ऑफ ए बॉडी का डेरिवेशन आपने किया था, तो आपने इसे इस प्रकार लिखा था। देखो मैंने बताया था आपसे कि ये सब ऐड हो रहे हैं, तो ऐड हो रहे हैं तो सिग्मा ले लो, सिग्मा, है ना, यानी सम, योग, और इसे आप लिख लो MI/RI का स्क्वायर, ठीक है। आई की जगह आप देखो 1 रखोगे तो पहली टर्म आ जाएगी, 2 रखोगे दूसरी टर्म आ जाएगी, इसी प्रकार करते करते आई की जगह n रखोगे तो लास्ट की टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब है I 1 से लेकर कहाँ तक है,
n तक है, और सिग्मा का अर्थ है योग, सम। और ये फॉर्मूला किसका है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जड़त्व आघूर्ण का। तो आप साइड में लिख दो, बिकॉज I बराबर होता है सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 to n MI/RI का स्क्वायर। तो आप देखो क्या आ जाएगा, K इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला है। तो आप इसे I को पहले लिख लो, तो K बराबर क्या आ जाएगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, कह सकते हो ये एक्सप्रेशन किसका है, घूर्णन गतिज ऊर्जा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, तो इस डेरिवेशन के बाद देखो एक डेरिवेशन बिल्कुल इसी की तरह होना है, दो डेरिवेशन बिल्कुल अब इसी की तरह है, तो मैं करा देता हूँ, है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा बस। तो काइनेटिक एनर्जी था ये, अब हेडिंग डालो लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का डेरिवेशन आप करेंगे, या काइनेटिक एनर्जी में पहले आप एक बात और देख लो, कई बार ऐसे भी आ सकता है, देखो है ना, एक दो लाइन और देख लो इसके बाद, है ना, यहाँ से यहाँ देखो K का एक एक्सप्रेशन तो ये आया, K बराबर क्या है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आप जानते हो लीनियर वो एंगुलर मोमेंटम होता है L बराबर क्या होता है, हाँ ये भी पता नहीं है ना आपको, तो मैं कराऊंगा इस एक्सप्रेशन को, मतलब K का एक और एक्सप्रेशन, लेकिन एक डेरिवेशन कराने के बाद, क्योंकि L का फॉर्मूला केवल अभी आपको एक पता है, ये वाला है ना, दूसरे वाला नहीं पता जो अभी मैं प्रूफ कराऊंगा। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डालो एंगुलर मोमेंटम। हम डेरिवेशन किसके लिए करेंगे, एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो हेडिंग है एंगुलर मोमेंटम। आपको एक बात पता है, जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करती है यानी स्थानांतरीय गति करती है, तो उसमें क्या आता है, लीनियर मोमेंटम आता है, रेखीय संवेग आता है। लेकिन जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, घूर्णन गति करती है, तो उसमें आता है एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। तो वही आपको निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और किसका, ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, बिल्कुल इसी प्रकार कोई बॉडी जो रोटेशनल मोशन कर रही है, ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। ठीक है जी, यानी घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड का कोणीय संवेग। देखो बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा, है ना, पूरा मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूँ ये, और बाकी मैं इसे अच्छे से लिख दूंगा। बाकी आपने पढ़े हैं 11th क्लास में भी, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। देखो तो अब क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बिल्कुल सेम है, मैं आपको बता दूं, है ना, लैंग्वेज भी लगभग सेम ही रहेगी, बिल्कुल सारी सेम है ना। अब मेन बात है डेरिवेशन पे आओ डायरेक्ट, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम एल बराबर क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला होता है P इंटू आर, और आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, M इंटू वी होता है। तो L बराबर एम वी और इंटू आर। लेकिन आप जानते हैं V नहीं आना चाहिए, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, लेकिन यहाँ पर V बराबर आर इंटू ओमेगा वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी तो ट्रांसलेशनल मोशन में आती है ना, लेकिन यहाँ क्या है, एंगुलर वेलोसिटी आनी चाहिए, क्योंकि रोटेटिंग मोशन है, रोटेटिंग बॉडी है ना, रोटेशनल मोशन है। V बराबर आर ओमेगा और इंटू आर, तो L बराबर क्या है, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो इसी प्रकार देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से लिख लेंगे, बाकी मैं PDF नोट्स में भी लिख दूंगा। तो पहले पार्टिकल के लिए करोगे तो क्या आएगा, L1 M1 R1 स्क्वायर और इंटू ओमेगा। इसी प्रकार दूसरे पार्टिकल के लिए करोगे M2 R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा, और इसी प्रकार करते करते कहाँ तक, लास्ट वाले पार्टिकल nवें पार्टिकल के लिए करोगे तो Mn Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, और फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए या एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी निकालने के लिए आप सबको ऐड कर दोगे Ln। तो L बराबर क्या आएगा, देखो एम आर इस वो M1 R1 स्क्वायर और इंटू ओमेगा। दूसरे के लिए M2 R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा, और इसी प्रकार लास्ट वाले के लिए। ये डेरिवेशन सबको अच्छे लगते हैं ना, तो आपको भी अच्छे लगते होंगे 11th से ही, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी,
इसलिए मैं अब है ना कर रहा हूँ डायरेक्ट, थोड़ा जल्दी है ना। तो कॉमन देखो ओमेगा आ रहा है, अंदर बच जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर और कहाँ तक प्लस mn rn स्क्वायर। ठीक है जी, ये आप इसे इस प्रकार से लिख लो। सिग्मा मैंने बताया अभी इससे पहले वाले डेरिवेशन में, अब मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। mi ri का स्क्वायर, और ये क्या होता है आई होता है, तो L बराबर आया ओमेगा इंटू आई। ठीक है जी, तो L का फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन इसे थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। तो L बराबर कितना आया, आई को पहले लिखेंगे, ओमेगा को बाद में। तो L बराबर आई इंटू ओमेगा। तो L का एक फॉर्मूला आपको और मिल गया, जो क्या होता है आई इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, तो L का एक फॉर्मूला और मिला जिसे आप आई इंटू ओमेगा कहते हैं। तो L के आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए, अब दो। एक तो आपके याद ही था L बराबर पी इंटू आर, और दूसरा कौन सा है L बराबर आई इंटू ओमेगा। ठीक है, तो दोनों ये है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, या आप ऐसे कह सकते हो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, तीनों के बीच रिलेशन है ये। ठीक है, आइए जो मैं समझा रहा था आपको उसे मैं करा देता हूँ। देखो यहाँ से कह सकता है कि इस फॉर्मूले की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन प्रूव करूँ। तो देखो इसके बाद आप ये कह सकते हो, आप जानते हो बिकॉज के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो मैंने अभी आपको कराई वो कितनी होती थी, के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। लेकिन अभी आपने पाया कि L किसके बराबर है, आई इंटू ओमेगा, तो यहाँ से आई बराबर कितना आएगा L अपॉन ओमेगा। तो K बराबर आ जाएगा हाफ, आई की वैल्यू रखो L अपॉन ओमेगा और इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो K बराबर आपका आएगा, मैंने किसकी वैल्यू रखी है आई की। एक काम करो, ओमेगा की वैल्यू निकालो यहाँ से, है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन आया हुआ है ना वो इसकी टर्म में आया है L की और I की। तो ओमेगा बराबर क्या आएगा L अपॉन आई। ठीक है, तो हाफ आई, ओमेगा की जगह क्या रखोगे L अपॉन आई, तो L स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था ना, तो यह जाएगा हाफ L स्क्वायर अपॉन आई, एक आई कैंसिल हो जाएगा, ये है ना इस तरीके से। तो ये भी आ सकता है। तो इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का दूसरा एक्सप्रेशन है ये। तो इसे आप लिख देना बाद में। ठीक है, देखो इसकी हेल्प से अब एक डेरिवेशन और हो सकता है, तो उसे भी मैं करा ही देता हूँ लगे हाथ, और फिर ये इस टाइप के डेरिवेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। चलते हैं एंगुलर मोमेंटम के बाद टॉर्क, है ना। टॉर्क जो है, टॉर्क समझते हैं ना आप, टॉर्क को क्या कहते हैं, टॉर्क को कहते हैं बल आघूर्ण। तो टॉर्क निकालेंगे किसका, टॉर्क ऑफ ए, इसी प्रकार रोटेटिंग बॉडी का, टॉर्क ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, किसी रोटेटिंग बॉडी का टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क यानी बल आघूर्ण। देखो डायग्राम सेम रहेगा बिल्कुल। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, एक उसी की हेल्प लेंगे। टो इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, F इंटू आर होता है। टो बराबर क्या होता है F इंटू आर। F क्या है फोर्स है, टो क्या है बल आघूर्ण यानी टॉर्क है, और R क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये बातें क्लियर होंगी आपको। तो देखो यहाँ पे है ना, लैंग्वेज सेम है बिल्कुल। ओमेगा की जगह अल्फा आ जाएगा, क्यों आएगा बताऊंगा अभी। एंगुलर एक्सेलरेशन है ये। तो देखो टो बराबर क्या होता है F इंटू आर। F बराबर क्या होता है, F बराबर m में होता है ना। F किसके बराबर है m में, या m में किसके बराबर है F के। तो F की जगह रखो आप m में, और इंटू में क्या आएगा r। और आप जानते हैं ये है लीनियर एक्सेलरेशन, रेखीय त्वरण। तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में संबंध का सूत्र होता है ये a बराबर r इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा फॉर्मूला या डेरिवेशन भी इसका। तो ये है लीनियर एक्सेलरेशन, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी रेखीय त्वरण, ये कोणीय त्वरण, दोनों में संबंध का सूत्र है। तो m a की जगह रखो r अल्फा और इंटू r। तो टो बराबर क्या है m r स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, अल्फा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में अल्फा आ रहा था। तो जहाँ एंगुलर वेलोसिटी थी वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। और इसी प्रकार पहली पार्टिकल के लिए करोगे
तो है ना, समझ रहे हो ना आप? अब तो कर लोगे, लेकिन जब भी मेरा कराना फर्ज है तो करा ही देता हूँ पूरा। हालांकि आप एक काम करेंगे, है ना, इससे पहले वाले डेरिवेशन को भी आपने करा होगा अपने आप, तो आप इसे भी अपने आप करो वीडियो को पॉज करके, फिर बाद में मैच करना। ठीक है, टू बताओ m1, हाँ 2 आएगा, m2 r2 का स्क्वायर और इंटू अल्फ़ा। इसी प्रकार करते करते कहाँ तक, टो n के लिए बताओ क्या आएगा, mn rn का स्क्वायर और इंटू अल्फ़ा। ठीक है, सबके लिए हो गया। तो अब आप सबको जोड़ दो, टो बराबर टो 1 प्लस टो 2 और प्लस कहाँ तक है, टो n है। तो देखो टो 1 की वैल्यू रखो, m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस m2 r2 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा और प्लस इसी प्रकार रखो mn rn स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। देखो सबकी वैल्यू रख दी, कॉमन आ जाएगा अल्फ़ा, तो ये बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर और प्लस कहाँ तक, mn rn का स्क्वायर। तो देखो टो बराबर क्या बचेगा, अल्फ़ा, इसे आप लिख सकते हो सिग्मा i बराबर 1 to n mi ri का स्क्वायर, और ये i होता है, तो टो बराबर आया अल्फ़ा इंटू आई, साइड में लिख देना अल्फ़ा बराबर, ये i बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सही से लिखोगे तो कितना आ जाएगा, टो बराबर i इंटू अल्फ़ा, है ना, इस तरीके से आपने याद कर रखा होगा। तो टो बराबर i इंटू अल्फ़ा होता है। तो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना। ये डेरिवेशन तीनों एक तरीके के ही हैं, तो इन्हों तीनों को एक साथ मैंने करा दिया है, और इससे पहले जो कराया है सब बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चलें। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिलते हैं PDF के, तो आप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।